हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो प्यारे दोस्तों, आज के सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट दिसंबर 2025 कॉमर्स और मैनेजमेंट के प्रीवियस ईयर सवाल। तो सवालों का डिटेल्ड डिस्कशन आपके साथ होगा। टॉपिक आज का है इंटरनेशनल बिजनेस का। तो आइए फटाफट से आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स या मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो एव स्टडी क्लासेस के पास मल्टीपल कोर्सेज है आपकी प्रिपरेशन को आसान बनाने के लिए। अगर आप स्क्रैच से सब कुछ पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस और पीवाई क्यूज भी करना चाहते हैं, तो आप लीजिए हमारा मास्टर कोर्स जो कि काफी डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव है। आपको केवल प्रैक्टिस करना है तो आप टेस्ट सीरीज चेकआउट कर सकते हैं, और आपको पीवाई क्यूज की प्रैक्टिस चाहिए तो आप हमारा पीवाई क्यूज का कोर्स अलग से भी ले सकते हैं। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आपको हमारी ऐप और वेबसाइट पे मिल जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, असर्शन और रीजन दिया हुआ है। असर्शन कह रहे हैं, हेक्सर एंड ऑलिन डेवलप्ड अ थ्योरी to explain the reasons for difference in relative commodity prices and competitive advantages between two nations. According to this theory, a nation will export the commodity whose production requires intensive use of the nation's relatively abundant and cheap factors, and import the commodity whose production requires intensive use of the nation's scarce and expensive factors. तो बिल्कुल सिंपल कह रहे हैं ये कि अगर आपके पास लेबर ज्यादा है तो आप लेबर का इस्तेमाल करके प्रोडक्ट्स बनाकर एक्सपोर्ट करेंगे। अगर लेबर स्कार्स है या कोई और फैक्टर स्कार्स है तो फिर उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स को आप इंपोर्ट करेंगे। तो ये बिल्कुल आपकी हेक्सर-ऑलिन थ्योरी आपको कहती है। रीजन दिया, a country with an abundance of the cheap labor would import labor intensive products। यहां पे गड़बड़ कर दी। अगर आपके पास लेबर अबंडेंस में है तो आप इंपोर्ट क्यों करोगे लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट्स? आप तो इनका एक्सपोर्ट करोगे ना, इंपोर्ट थोड़ी करोगे। तो रीजन गलत है जी, असर्शन आपकी सही है। सो करेक्ट आंसर बनता है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 का। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास अब सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैटेगरी अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इनमें से कौन सी कैटेगरी नहीं रहती है, ये पूछ रहे हैं। करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट या फिर ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो करंट अकाउंट रहते हैं जिसमें आपके इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज वगैरह आते हैं, आपके ट्रांसफर पेमेंट्स आते हैं। कैपिटल अकाउंट रहते हैं, इसमें आपके जो भी फाइनेंशियल नेचर के फ्लोज रहते हैं जिसमें एसेट लायबिलिटीज के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है वो आते हैं, जैसे एफडीआई या कमर्शियल बोरिंग्स है वो आती हैं। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट रहता है, तो अल्टीमेटली आपके जो रिजर्व्स हैं उसी में इंक्रीज डिक्रीज होता है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के इनफ्लोज और आउटफ्लोज के अकॉर्डिंग। बट ड्रॉइंग्स अकाउंट इसमें कोई नहीं रहता। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 3। Which of the following is are part of the external environment macro of business? तो यहाँ पे आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट जो रहता है हम उसको डिवाइड करते हैं दो में। एक हमारे पास इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, एक एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल को भी फर्दर हम दो में डिवाइड कर लेते हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो यहाँ पे आपका एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, यानी कि वो चीजें जो आपके बिजनेस के बाहर हैं और आपके इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रही हैं। ये सभी बिजनेसेस के ऊपर इफेक्ट डाल रहे होंगे, आपके स्पेसिफिक नहीं होंगे। कस्टमर्स ये आपके स्पेसिफिक हो जाएंगे। इकोनॉमिक फैक्टर्स ये बिल्कुल आपके जनरल रहेंगे, तो ये आएंगे। नेचुरल फैक्टर्स भी इसके अंदर आ जाएंगे। मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज आपके स्पेसिफिक होंगे, कॉम्पिटिटर्स आपके स्पेसिफिक होंगे। तो केवल बी और सी आपके एक्सटर्नल मैक्रो एनवायरनमेंट में आएंगे। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग्स इज नॉट अ कोर फंक्शन ऑफ डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमारा, प्रोवाइडिंग अ फॉरम फॉर ट्रेड नेगोशिएशन ये ठीक है। एडमिनिस्ट्रिंग एग्रीमेंट सच एज गैट्स, ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, तो ये सारे एग्रीमेंट्स डब्ल्यूटीओ के दायरे में आते हैं, ये भी सही है। मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसीज, तो डब्ल्यूटीओ का ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म भी है और इसमें ट्रेड पॉलिसीज को भी मॉनिटर किया जाता है, ये भी सही है। प्रोवाइडिंग कंसेशनल लोन्स एंड फाइनेंशियल एड टू डेवलपिंग कंट्रीज, तो लोन्स और एड वगैरह देने का काम डब्ल्यूटीओ का नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह करते हैं। तो 4 वाला यहाँ पे कोर फंक्शन नहीं है डब्ल्यूटीओ का। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन 4। द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑप्शंस आपके पास हैं, इंक्लूड्स ओनली एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो ओनली वर्ड आ गया। अब ओनली इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज का आता है नहीं, ये तो करंट अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट भी तो है, उसमें भी तो चीजें आती हैं। is always balanced because every credit entry has a corresponding debit entry। अब यूजुअली जब ऑलवेज वर्ड आ जाए ना आपके आंसर में तो वो आंसर सही नहीं होता। बट इस केस में देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो आपका खाता है वो हमेशा बैलेंस ही होता है। जो भी आपका डेबिट होगा उसके अगेंस्ट कोई ना कोई क्रेडिट होगा। अगर आपके पास बाहर से पैसा आ रहा है तो अल्टीमेटली आप
कोई बाहर की पेमेंट होगी या आपके रिजर्व्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो टोटल दोनों साइड का बराबर ही रहेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट का खाता हमेशा बैलेंस्ड ही रहता है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ऑप्शन 3 कह रहा है यूनिलेटरल ट्रांसफर एक्सक्लूड होते हैं, जो कि गलत है। और ऑप्शन 4 कह रहा है ओनली फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन आते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर बनेगा। Next question is, an empirical test was carried out in 1951 on Heckscher all-in model to find out whether or not the US, which has abundant capital resources, exports capital intensive goods and imports labor intensive goods. But it was found that the US exported more labor intensive commodities and imported more capital intensive products, which are contrary to the result of the Heckscher all-in model. Who has conducted the test? तो हेक्सर ऑल इन मॉडल आपका जो कह रहा था, उसका उल्टा हमें यूएस में देखने को मिल रहा था। और ये स्टडी आपकी करी थी वॉस्ली लियोंटिफ ने। इसे लियोंटिफ पैराडॉक्स का नाम भी दिया जाता है। ये पैराडॉक्स आपने जरूर पढ़ा होगा अपने हेक्सर ऑल इन मॉडल के साथ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। सवाल है जी, अ पॉसिबल कॉस्ट ऑफ एफडीआई टू द होस्ट कंट्री इज। देखो एफडीआई की जब हम बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर से पैसा आ रहा है। अब इसमें दो कंट्रीज होती हैं, एक तो होम कंट्री, जैसे यूएसए से पैसा आ रहा है तो यूएसए इज गोइंग टू बी होम कंट्री, और इंडिया में पैसा लग रहा है तो इंडिया है होस्ट कंट्री। इंडिया यूएसए की कंपनी को यहाँ पे होस्ट कर रही है। तो इंडिया अगर होस्ट कंट्री है, बाहर से पैसा आ रहा है, इंडिया में फैक्ट्री लग रही है, कोई कंपनी लग रही है, तो इस केस में इंडिया के लिए कॉस्ट क्या हो सकती है, ये आपसे पूछ रहे हैं। Employment opportunities may increase in the short run, but long run competitiveness will be reduced, ऐसा बोल रहे हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर विल ऑलवेज लीड टू डिपेंडेंसी एंड नो लोकल इनोवेशन गेट्स इंकरेज्ड। तो टेक्नोलॉजी तो आपकी बाहर से आपको मिलती है, बट ये ऑलवेज वर्ड का लिख दिया जो इन्होंने ना, ये कई बार गड़बड़ कर देता है। तो ये वाला आंसर भी सही नहीं लग रहा। रिपेट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स में लीड टू कैपिटल आउटफ्लोज। तो भैया यूएसए से कंपनी आई है, यहाँ प्रॉफिट कमाएगी, वापस यूएसए लेकर चली जाएगी, तो ये आपको एक कॉस्ट जरूर भुगतना पड़ेगा। एफडीआई इनफ्लोज ऑलवेज वर्सन द होस्ट कंट्रीज बीओपी पोजीशन। तो एफडीआई इनफ्लो होगा तो हमारी बीओपी पोजीशन बेहतर होगी, क्योंकि डॉलर बाहर से आ रहे हैं, तो वर्सन तो नहीं होगी। तो हमारे पास जो बेस्ट आंसर यहाँ पे बन रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, जो क्लियरली हमारा एक कॉस्ट बनेगा होस्ट कंट्री के लिए। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस एज पर देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले जो बना वो सबसे पहले आएगा। और यहाँ पे सबसे पहले हमें दे रखा है जी नाफ्टा, और नाफ्टा प्यारे दोस्तों आपका 1994 के अंदर बना था। इसके बाद है ईयू। ईयू देखिए वैसे तो बना था 1993 के अंदर, बट इस सवाल में कुछ और भी इंफॉर्मेशन काम आएगी, वो आगे आपको बताऊंगा। एशियान आपका बना था जी 1967 के अंदर, और यूएनसीटीएडी आपका बना था 1964 के अंदर। तो देखो इसके अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे सबसे पहले क्या आना चाहिए, सबसे पहले आपका यूएनसीटीएडी आना चाहिए, उसके बाद आपका एशियान आना चाहिए, और उसके बाद आपका ईयू और फिर नाफ्टा आना चाहिए, डीसीबीए। बट ये ऑप्शन हमें कहीं पे दे नहीं रखा। ये आंसर जो है थोड़ा सा इन्होंने सही नहीं दिया, थोड़ी सी एम्बिग्युइटी है इसके अंदर। इसका जो ऑफिशियल आंसर इन्होंने दिया वो दिया ऑप्शन नंबर 3 का। यानी कि ये कह रहे हैं कि ईयू सबसे पहले बना था। अब देखो ईयू ऑफिशियली तो 93 में बना था, बट ईयू जो था इट वाज अ सक्सेसर ऑफ यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, और ये कम्युनिटी 1957 में बन गई थी, यानी कि सबसे पहले बन गई थी। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं आंसर ऑप्शन 3 हो सकता है। बट अगेन इसमें ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए थी। ईयू की जगह इनको यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी लिखना चाहिए था, ताकि हम अपना आंसर करेक्टली यहाँ पे दे पाते। India's participation in SAARC and ASEAN trade pacts primarily reflects which level of regional economic integration। तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रहते हैं। हम प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट करते हैं, फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ बढ़ते हैं, फिर कस्टम यूनियन, फिर कॉमन मार्केट, और फिर हमारा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन बनता है। तो सार्क और एशियान कंट्रीज के साथ अगर हम बात करें तो इंडिया ने एफटीएस साइन किए हुए हैं। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, फ्री ट्रेड एरिया। Which statement best captures the difference between FDI and FPI, foreign direct investment and foreign portfolio investment? FDI is investment with lasting interest and managerial control. एफपीआई इज पैसिव इन्वेस्टमेंट विदाउट कंट्रोल। तो एफपीआई वाले पैसा डाल देते हैं बस शेयर मार्केट में, शेयर वेयर खरीद लिए, बस उनको रिटर्न कमाने का मकसद होता है। एफडीआई वाले इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी को कंट्रोल करने में, है ना, उसके अंदर लॉन्ग रन में इन्वेस्ट करने में। तो पहला वाला तो सही लग रहा है।
एफडीआई इन्वॉल्व्स ओनली इक्विटी इन्वेस्टमेंट, एफपीआई इन्वॉल्व्स बोथ इक्विटी एंड डेट, ऐसा जरूरी नहीं है। एफडीआई इज रिकॉर्डेड इन करंट अकाउंट, एफपीआई इन कैपिटल अकाउंट, ये तो बिल्कुल गलत है। एफडीआई एंड एफपीआई गिव इन्वेस्टर वोटिंग राइट्स इन द होस्ट कंट्री, तो यार एफडीआई के अंदर यूजुअली आपके इंटरेस्ट रहता है, वोटिंग कंट्रोल सब रहते हैं, बट एफपीआई में यूजुअली नहीं रहता। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 ही ना बेस्ट कैप्चर कर रहा है एफडीआई एफपीआई डिफरेंस को, सो दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग करनी है। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रीन फील्ड का मतलब होता है कि आप स्क्रैच से एक फ्रेश फैसिलिटी जो है उसे बना रहे हैं, आप एक फ्रेश फैक्ट्री बना रहे हैं, तो क्रिएट न्यू फैसिलिटीज फ्रॉम द ग्राउंड अप, ये हो जाएगा। ये आपका 3 से मैच प्यारे दोस्तों यहाँ पे होगा। इसके बाद है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये वो इन्वेस्टमेंट है जो बाहर से हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में लग रही है, शेयर्स वगैरह में लग रही है, और ये चीज हमें देखने को मिल रही है जी फोर्थ वाले पॉइंट में, फॉरवर्ड वर्टिकल एफडीआई। तो आप यहां पे क्या कर रहे हैं, वर्टिकल एफडीआई है, फॉरवर्ड है, यानी कि नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं, जो काम आप पिछली स्टेज पे कर रहे थे उससे अगले स्टेज पे जा रहे हैं। पिछले में आप प्रोडक्शन कर रहे थे तो अब आप सेल्स वगैरह कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेज पे जा रहे हैं। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है तो बाहर जाके कर रहे हैं, तो आपका ये 1 से मैच होगा। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवरसीज टू सेल द आउटपुट ऑफ अ फर्म्स डोमेस्टिक प्रोडक्शन ओवरसीज। ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होगा कि आप कोई नई फैसिलिटी स्क्रैच से नहीं बना रहे, आप एग्जिस्टिंग बनी बनाई फैसिलिटी को ही खरीद रहे हो, तो दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो आपकी मैचिंग यहां पे बनी एज पर ऑप्शन नंबर 4। सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन यहां पे हमें दे रखा है, फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स द एक्सपोर्टर हैज टू अप्लाई टू द नॉमिनेटेड एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी for conducting pre-shipment and quality control inspection for the export consignment and obtain export credit certificate conform to the prescribed specification। देखो ये स्टेटमेंट वैसे तो सही चल रही थी, बट यहाँ पे गड़बड़ इन्होंने कर दी, क्योंकि इंस्पेक्शन के लिए आप जा रहे हैं तो आपको क्रेडिट सर्टिफिकेट थोड़ी मिलेगा, आपको इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलेगा, तो क्रेडिट वर्ड से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट की बात रीजन में भी हो रही है, दिस इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट वुड बी रिक्वायर्ड फॉर कस्टम्स क्लियरेंस ऑफ द कार्गो बिफोर शिपमेंट, ये वाली बात बिल्कुल सही है। असर्शन गलत है, रीजन सही है। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 की मैचिंग आपको यहां पे करनी है। एक तरफ है आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरी तरफ उनसे जुड़े हुए टूल्स और टेक्निक्स हैं। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक बताइए इनमें से किससे जुड़ा हुआ है। वर्ल्ड बैंक इज एसोसिएटेड विद लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, बिकॉज ये वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। डब्ल्यूटीओ की अगर हम बात करें तो डब्ल्यूटीओ के कॉन्टेक्स्ट में आता है हमारा ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करने वाला मैकेनिज्म। और इसके बाद सीएफसी है जो कि थोड़ा सा नया टर्म लग रहा है। आप यूएनसीटीएडी को मैच कर लें, यूएनसीटीएडी आपका जुड़ा हुआ है ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस से, जो कि बेसिकली आपका डेवलपिंग कंट्रीज में ट्रेड को प्रमोट करता है, दैट इज मैनेज्ड बाय यूएनसीटीएडी। और आपका जो सीएफसी है इट इज समवॉट रिलेटेड टू कमोडिटी फंडिंग, और ये आपका इंटरनेशनल कमोडिटी एग्रीमेंट से आप यहाँ पे मैच कर सकते हो, यही आपका बच रहा है। तो आपकी जो मैचिंग बनी एज पर ऑप्शन नंबर 4, सो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। हॉरिजॉन्टल एफडीआई मींस, अब एफडीआई आपकी हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल होती है, कॉन्ग्लोमरेट होती है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि जो काम आप एक देश में कर रहे हैं वही सेम काम दूसरे देश में कर रहे हैं। अगर आप यूएसए में टायर बना रहे हैं तो इंडिया में भी टायर ही बना रहे होंगे। अगर आप यूएसए में टायर बनाएं और इंडिया में गाड़ी बनानी शुरू कर दें, स्कूटर बनाना शुरू कर दें, तो ये हो जाएगी वर्टिकल एफडीआई। और अगर यूएसए में टायर बना रहे हैं और इंडिया में लेट सपोज पेन बना रहे हैं, तो ये कॉन्ग्लोमरेट, बिल्कुल बिल्कुल अलग डायरेक्शन में आप चल पड़े हैं, अलग इंडस्ट्री में घुस चुके हैं। तो अगर आप ऑप्शंस को रीड करेंगे, सो पहला ऑप्शन ही हमें ये बोल रहा है, व्हेन अ फर्म इन्वेस्ट इन अ फॉरेन कंट्री इन सिमिलर प्रोडक्शन एक्टिविटी एज कैरिड आउट इन द होम कंट्री एक्सप्लॉइटिंग इट्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द होस्ट कंट्री, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर यहां पे बनेगा। Human capacity under building trade capacity as per WTO efforts to meet special requirements of developing countries refers to help on which of the following। अब देखो WTO ना बात करते हैं ट्रेड कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए, और उसमें बात करता है अलग अलग चीजों की। वो बात करता है ह्यूमन कैपेसिटी की, यानी कि आपकी कंट्री में ऐसे लोग होने चाहिए, ऐसे प्रोफेशनल लोग होने चाहिए जो सरकार को गाइड कर सकें ट्रेड को लेकर। वो बात करता है इंस्टीट्यूशंस की, कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो सरकार की मदद करें ट्रेड को लेकर।
और साथ ही वो बात करता है इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शंस को देखें तो रोड्स और पोर्ट्स ये तो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आएंगे। स्टैंडर्ड अथॉरिटी ये आपकी इंस्टीट्यूशन होगी। कस्टम्स को लेकर भी आपका इंस्टीट्यूशंस होंगे। ट्रेड लॉयर जो हैं ये बेसिकली आपके प्रोफेशनल्स बन गए, ह्यूमन कैपेसिटी के अंदर आएंगे। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। According to which theory of international business is the pattern of FDI determined by a combination of core competency, locational advantage and entry mode? तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, इंटरनेशनल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी, मार्केट इम्परफेक्शन थ्योरी, इंटरनलाइजेशन थ्योरी या फिर इक्लेक्टिक थ्योरी। तो यहाँ पे बात हो रही है आपकी इक्लेक्टिक थ्योरी की, जैसे OLI थ्योरी भी बोला जाता है। OLI का मतलब है ओनरशिप, लोकेशन एंड इंटरनलाइजेशन। तो ये बातें आपकी यहाँ पे ये तीनों कोर कॉम्पिटेंसी, लोकेशन और एंट्री मोड को कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं। सो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी इक्लेक्टिक थ्योरी, ऑप्शन नंबर 4। सो थैंक यू प्यारे दोस्तों, ये थी जी आज की हमारी चर्चा, और यहाँ पे हमने यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया। आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।